नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे भर्ती परीक्षा हो, कृषि पर्यवेक्षक, एग्रीकल्चर टीजीटी, पीजीटी, आईबीपीएस, एएफओ, बीएचयू, आईसीआर, एग्रीकल्चर टीए, कैन सुपरवाइजर, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना हम लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास हमारी रहने वाली है, ये टीजीटी 2009 में जो प्रश्न पूछे गए थे, आज हम उसको सॉल्व कराने जा रहे हैं। क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर देंगे, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्रीकल्चर के आने वाले एग्जामों में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो चुनिंदा प्रश्नों को हम कुछ इसमें से लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कौन सस्य विज्ञान का मूलभूत सिद्धांत नहीं है। बताना है कौन सा सस्य विज्ञान का मूलभूत सिद्धांत नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, बीज एवं बुआई हेतु प्रयुक्त सामग्री का चुनाव करना, भूमि एवं जल प्रबंधन करना, फसलों के लिए उचित अंतराकर्षण क्रियाओं का प्रबंधन करना। डी ऑप्शन है कृषि हेतु पशुओं का प्रबंधन करना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर नहीं पूछा है तो नहीं, हमारा यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, कृषि हेतु पशुओं का प्रबंध करना। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2, विश्व मौसम संगठन की स्थापना कहाँ और कब की गई थी। न्यूयॉर्क 1980, वाशिंगटन 1978, जिनेवा 1978 या रोम 1976। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जिनेवा 1978 में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वायु दाब का प्रभावी कारक नहीं है। वायु दाब का प्रभावी कारक नहीं है। तापक्रम है, समुद्र तल से ऊंचाई है, पृथ्वी का चक्रण है या मृदा क्षरण है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मृदा क्षरण। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है C3 पौधों का सही क्रम बताना है। C3 पौधों का सही क्रम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सही क्रम हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि मूंगफली, आलू, गेहूं और सोयाबीन। ये C3 का पौधों का सही क्रम है, ठीक है। यहाँ पर बाजरा आया है, मक्का आया है, इसलिए ये C4 का होता है। बाजरा और मक्का C4 होते हैं। यहाँ पे भी बाजरा आया है, इसलिए C4 ये हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे गन्ना और बाजरा, यहाँ पर बाजरा आया है, ये भी C4 हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5, फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए किस अवस्था पर शाकनाशी का प्रयोग करते हैं। अंकुरण के समय करते हैं, कल्ले निकलते समय करते हैं, पौधों में बाली आते समय करते हैं या प्रथम सिंचाई के समय करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रथम सिंचाई के समय किया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है शारीर क्रियात्मक परिपक्वता के समय फसलों का शुष्क भार कितने प्रतिशत होता है। शरीर क्रियात्मक परिपक्वता के समय बताना है फसलों का शुष्क भार कितने प्रतिशत होता है। 28%, 20%, 25 या 30। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन 25%। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7, अब तक पौधों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले लगभग कितने कारकों की पहचान की गई है। 55, 60, 52 या 30। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 52 कारकों की पहचान की जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। फसलों में आर्द्रता प्रतिबल के कारण कोशिका पर क्या प्रभाव होता है। कोशिका का विभाजन प्रभावित होता है, कोशिका फैलाव प्रभावित होता है, कोशिका की मृत्यु दर प्रभावित होती है या कोशिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, यानी कि कोशिका फैलाव प्रभावित होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, पौधों पर पड़ने वाले विकिरण ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग प्रकाश संश्लेषण के काम आता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 0.42 से लेकर 1.66%। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है।
क्वेश्चन कह रहा है पौधों में पहले निकली गई पत्तियों की वृद्धि तेजी से होती है। पौधों में पहले निकली पत्तियों की वृद्धि तेजी से होती है कोशिका विभाजन और कोशिका वृद्धि के कारण, पौधों के छोटे होने के कारण, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया तेज होने के कारण, या बाहरी वायुमंडल कम दाब होने के कारण। कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोशिका विभाजन और कोशिका वृद्धि के कारण। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11। खेती की जाने वाली अधिकतर फसलों के लिए उचित तापक्रम होता है 30 से 50, ये ज़्यादा हो जाएगा। 15 से 40, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12। एजोफिकेशन क्या है, आपको बताना है एजोफिकेशन क्या है। चलिए चारों ऑप्शन देखते हैं। तो एजोफिकेशन क्या होता है, तो एजोफिकेशन यहाँ देख सकते हैं, यह राइजोबियम बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यह राइजोबियम बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के रूप में भी जाना जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13। सनई के रेशे वाली फसल कितने सप्ताह में तैयार हो जाती है? 12 से 15 सप्ताह, 15 से 17, 10 से 12 या 8 से 10। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 12 से 15 सप्ताह में तैयार हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14। अधिक ज्वार खाने से कौन सी बीमारी हो जाती है? अधिक ज्वार खाने से कौन सी बीमारी हो जाती है? सूखा रोग, स्कर्वी रोग, रतौंधी या पेलाग्रा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पेलाग्रा डिजीज हो जाएगा, गंजापन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है पूसा जॉइंट नेपियर किसका संकरण है? ठीक है, पूसा जॉइंट नेपियर किसका संकर है, ये आपको बताना है। नेपियर क्रॉस ज्वार का, नेपियर क्रॉस बाजरा, ज्वार क्रॉस बाजरा या बाजरा क्रॉस ज्वार। तो राइट आंसर हो जाएगा नेपियर क्रॉस बाजरा का क्रॉस है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16। इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस कहाँ से प्रकाशित होती है? ये बुक का नाम है। तो ये बताना है कहाँ से प्रकाशित होती है। उपकार से, ICR से, CISR से या NBRI से। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ICR से निकाली गई पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17। मक्का की अधिक पैदावार किस मौसम में होती है? जायद में होती है, खरीफ में होती है, रबी में होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि रबी के मौसम में होती है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18। बाजरा के संबंध में क्या सत्य नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा है, कौन सा सत्य नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, क्रोमोसोम संख्या 20। क्रोमोसोम संख्या 20 नहीं होता दोस्तों। ग्रेमिनी फैमिली से बिलोंग करता है। इसका उत्पत्ति स्थान अफ्रीका है। पेनिसेटम टाइफाइड इसका वैज्ञानिक नाम होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है गन्ने के संबंध में क्या सुमेलित नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा है, कौन सा सुमेलित इसमें से नहीं है ये आपको बताना है। बीजोपचार गन्ने का क्या एक लाल 3% से करते हैं? यहाँ पर ये राइट है। गलत पूछा है, इसमें से गलत कौन सा होगा? बीज हेतु 6 से 7 माह पुरानी फसल लेते हैं, ये भी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बुआई हेतु ऊपरी भाग का अधिकतर भाग प्रयोग में लेते हैं, ये भी राइट है। फूल निकलने के बाद बुआई करने में उपयुक्त है, यही हमारा गलत आंसर हो जाएगा। फूल निकलने के बाद बुआई करने में उपयुक्त नहीं है, यहाँ पर नहीं शब्द पूछा था, इसलिए डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। मस्कावी और पूसा विशाल किस फसल की प्रजातियां हैं? मस्कावी और पूसा विशाल वैरायटी बताना है किसकी है? कपास की है, जूट की है, जई की है, बरसीम की है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये बरसीम की वैरायटियां हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। भारत की किस राज्य में कॉफ़ी का क्षेत्रफल अधिक है? तो कॉफ़ी का क्षेत्रफल बताना है सबसे अधिक किस राज्य का है? केरल है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आलू की सबसे अधिक और सबसे कम उत्पादकता वाले कौन से राज्य हैं?
आलू की सबसे अधिक पूछा है और सबसे कम उत्पादकता वाला राज्य बताना है, कौन कौन से हो जाएंगे। तो आप लोगों को मालूम होगा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्या होता है, आलू का उत्पादकता है। और यहाँ पर झारखंड जो है, यहाँ पर सबसे कम उत्पादन होना। कम और अधिक दोनों पूछा है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आलू रिसर्च सेंटर जो है वो है हिमाचल प्रदेश कुफरी के अंदर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऊर्जा भंडारण, स्थानांतरण एवं अवबंधन में निम्न में से कौन सा तत्व उपयुक्त है। क्वेश्चन को यहाँ ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। ऊर्जा भंडारण और स्थानांतरण एवं अवबंधन में निम्न में से कौन सा तत्व उपयुक्त है। चलिए चारों ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, नाइट्रोजन सल्फर पोटास, नाइट्रोजन पोटास सल्फर, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे मधुमक्खी की कौन सी प्रजाति भारतीय नहीं है। यहाँ पर भारतीय बताना कौन सी प्रजाति नहीं है मधुमक्खी की। एपिस फ्लोरिया है, एपिस डोर्साटा है, एपिस सेरेना है, या एपिस मोलिफेरा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एपिस मेलिफेरा जो है ये भारतीय नस्ल की, भारतीय प्रजाति ये मधुमक्खी नहीं है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट दोस्तों, सॉरी, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी ऑप्शन। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन, एपिस मेलिफेरा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 हेक्टेयर के लिए लहसुन की कितनी किलो की आवश्यकता होती है। कितनी किलो पूछ रहा है। आवश्यकता होगी 400 किलोग्राम, 500 किलोग्राम, 600 किलोग्राम, 300 किलोग्राम। तो 1 हेक्टेयर के लिए 500 किलोग्राम किलो की आवश्यकता पड़ेगी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। पपीते की कौन सी प्रजाति से सबसे अधिक पपेन निकलता है। तो पपीते की कौन सी प्रजाति में सबसे अधिक पपेन निकाला जाता है ये आपको बताना है। पूसा डेलिशियस, पूसा मेजेस्टी, पूसा जॉइंट, पूसा ड्वार्फ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पूसा मेजेस्टी। अगर ऑप्शन में CO5 हो रहता तो CO5 से भी सबसे ज़्यादा पपेन निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27। सेब के फल सेट होते समय कम से कम कितना तापक्रम होना चाहिए। सेब का फल सेट होने में टेम्परेचर कितना होना चाहिए ये आपको बताना है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 4.5 से 5.5, 8 से 10, या 2 से 3। तो राइट आंसर हो जाएगा 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे करन स्विस का क्रॉस बताना है। करन स्विस एक गाय की नस्ल है। इसका क्रॉस बताना है किसके किसके बीच में हुआ है। साहिवाल और ब्राउन स्विस, साहिवाल और होल्स्टीन, हरियाणा या ब्राउन स्विस, हरियाणा जर्सी। तो साहिवाल और ब्राउन स्विस दोनों से क्रॉस कराकर करन स्विस एक वैरायटी निकाली गई इसमें। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भेड़ कितने वर्ष तक प्रजनन योग्य रहती है। 10 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष, 12 वर्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, 7 वर्ष। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30। एक बकरी को लगभग कितनी जगह की आवश्यकता होती है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एनिमल हस्बेंड्री का। एक बकरी को लगभग कितनी जगह की आवश्यकता पड़ती है ये आपको बताना है। तो 0.9 से लेकर 1 वर्ग मीटर की आवश्यकता पड़ती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य बताना है क्या है। किसानों की आय में वृद्धि करना, फसल की उपज में वृद्धि करना, नई किस्मों का विस्तार करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण में की वृद्धि करना। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण की वृद्धि करना। यही प्रसार शिक्षा का उद्देश्य होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्रामीण परियोजनाओं की सफलता निर्भर करती है। ग्रामीण परियोजनाओं की सफलता किस पर निर्भर करती है। कृषि प्रसार से, प्रबंधन से, मृदा विज्ञान से, या कार्यकर्ताओं के नियमित प्रशिक्षण से। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कृषि प्रसार से। ए ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33। जलवायु निरीक्षण मृदा तल से किस ऊंचाई पर करते हैं ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 से 2 मीटर की ऊंचाई पर किया जाता है। डी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ेंगे और इसको आंसर देंगे। तो नहीं पूछा है ये शब्द आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं ऑप्शन देखते हैं।
चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है। एक तरफ गैस दिया हुआ है, एक तरफ बताना है भार प्रतिशत में कितना होता है। नाइट्रोजन का 7.5 75.5270 होता है। ये आपको बताना है ये राइट आंसर है कि सही है। तो यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो है ये 75.5270% है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन क्या 23.1340% पाया जाता है। तो यहाँ पर ये राइट है या रॉन्ग है, यहाँ पर गलत आंसर हो जाएगा। यहाँ पर तो यही पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर यही हमारा सही नहीं है। बाकी आर्गन की मात्रा पाई जाती है कितना 1.2820, ये भी राइट है, ये भी राइट है। यहाँ पर ये भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.04। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35। वाष्पीकरण की माप किस यंत्र से करते हैं? तो बताना वाष्पीकरण की माप किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर, साइक्रोमीटर, लाइसोमीटर या हाइग्रोमीटर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर या एवोपोरीमीटर से। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है C4 पौधों का क्रम क्या है? C4 पौधों का क्रम बताना है, क्या हो जाएगा? गन्ना है, मक्का है, सूडान घास है या बाजरा? तो आप लोग जानते हैं गन्ना C4 प्लांट है, मक्का C4 प्लांट है, सूडान घास C4 प्लांट है, बाजरा भी है। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। धान है नहीं इसमें, इसमें भी धान दिया हुआ है और इसमें आपका ये नहीं होगा ना। यहाँ पे C4 का सही क्रम पूछा था, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। खाद्यान्न फसलों में किस अवस्था पर अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? खाद्यान्न फसलों में किस अवस्था पर अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, ये आपको बताना है। पौधों की वृद्धि के समय, पत्तियों के निर्माण के समय, बालियां निकलते समय या पकते समय? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पौधों की वृद्धि के समय। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 38। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों में सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। तो इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना लेकर आते रहते हैं आप लोगों के बीच में। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर देंगे। उकठा बीमारी के जीवाणु किस तापक्रम पर अधिक वृद्धि करते हैं? 40 से 45, 35 से 40, 24 से 28 या 22 से 26? तो उकठा बीमारी के जो बैक्टीरिया होते हैं कौन से टेम्परेचर पर अधिक वृद्धि करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, 24 से लेकर 28 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39। पर्ण रंध्र का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? सूर्य प्रकाश पर, पानी के दबाव पर, वाष्पोत्सर्जन पर या तापक्रम पर? तो राइट आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन पर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, बीज की जीवन क्षमता पता करने की विधि नहीं है। इसमें नहीं पूछा है, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन ऑप्शन चारों देखेंगे, श्वसन प्रशिक्षण, भ्रूण संवर्धन, बीज की सुषुप्तावस्था या एडगो कमाइन विधि? तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ नहीं पूछा इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, एडगो कमाइन विधि, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश में लगभग कितने लाख हेक्टेयर लवणीय और क्षारीय मृदा क्षेत्रफल है? 15 लाख हेक्टेयर, 12.4 लाख हेक्टेयर, 10.4 लाख हेक्टेयर या 14.4 लाख हेक्टेयर? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 41 का, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, 12.4 लाख हेक्टेयर। ये लवणीय और क्षारीय से ग्रसित क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42। लवणीय मृदा में घुलनशील लवणों की कुल मात्रा कितने प्रतिशत तक होती है? 1 से 2%, 1 से 0.2 या 1.5 से 2.5 या 2 से 3? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, 0.1 से लेकर 0.2। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43। कौन सा प्रमुख शाकनाशी रसायन मृदा में सबसे अधिक समय तक रहता है? काफ़ी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सा प्रमुख शाकनाशी बताना है, रसायन जो है मृदा में सबसे अधिक समय तक, लंबे समय तक बना रहता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं।
क्लोरोप्रोफाम है, लिनुरान है, या प्रोपाक्लोर है, या सीमेजीन है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सीमाजीन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44। निम्नलिखित में से चारों में से कौन सा सबसे अधिक पाचन प्रोटीन है? ठीक है, पाचक प्रोटीन बताना सबसे अधिक कौन सा है। ल्यूसन है, लोबिया है, ग्वार है, बरसीम है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बरसीम जो है सबसे पाचक प्रोटीन मानी गई है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45। HCN की लगभग कितनी मात्रा पशुओं के सेवन के लिए हानिकारक होती है? HCN किस में पाया जाता है? ज्वार की फसल में पाया जाता है। तो कितनी मात्रा जो है पशुओं के सेवन के लिए हानिकारक होती है, ये आपको बताना है। 0.25 ग्राम, 0.50 ग्राम, 2.50 ग्राम या 3.50 ग्राम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 0.50 ग्राम से अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। साइलेज के किण्वीकरण में यूरिया की हानि कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 20 से 22%, 15 से 18, 10 से 12 या 8 से 10। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 10 से 12%। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कृषक भारती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? ये एक प्रकार की पत्रिका है कृषक भारती। तो बताना कहाँ से निकाली गई है, कहाँ से प्रकाशित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CS आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर से निकाली गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48। FAO का मुख्यालय कहाँ है? रोम में है, वाशिंगटन में है, न्यूयॉर्क में है, वेनेजुएला में है। तो FAO का मुख्यालय बताना है, तो ये रोम में स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा 1 हेक्टेयर धान की रोपाई के लिए कितने नर्सरी क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है? 1 हेक्टेयर धान की रोपाई के लिए कितने नर्सरी क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है? 1000 वर्ग मीटर, 750 वर्ग मीटर, 500 वर्ग मीटर या 250 से लेकर 400 वर्ग मीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा 1000 वर्ग मीटर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। धान की SRI विधि में नर्सरी पौधों की रोपाई की जाती है। 8 से 10 दिन पर रोपाई करते हैं, 12 से 15, 25 से 30 या 30 से 35। तो SRI विधि धान की पूछ रहा है। इसमें रोपाई योग्य जो नर्सरी हो जाती है 8 से लेके 10 दिन में हो जाती है, या 12 दिन मान सकते हैं, रोपने योग्य हो जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51। गेहूं के अंकुरण के लिए न्यूनतम और फसल वृद्धि के लिए इष्टतम तापक्रम कितने डिग्री सेंटीग्रेड रहना चाहिए? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 3.5 से लेकर 5.5। ये हो गया न्यूनतम। उसके बाद पूछा है यहाँ पर न्यूनतम के बाद पूछा इष्टतम। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड इष्टतम। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मक्का की रबी की खेती के लिए उत्तम प्रजाति कौन सी है? मक्का की अगर खेती करना है वो भी रबी सीजन में, तो उसके लिए सबसे अच्छी प्रजाति बताना है, कौन सी हो जाएगी? शरद मणि है, आज़ाद उत्तम है, नवीन है, गंगा 5 है। तो यहाँ पर हो जाएगा शरद मणि। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बाजरा की नहीं है? बताना है कौन सी बीमारी बाजरा की नहीं है। हरित बाली रोग, अरगट, उकठा या गेरुई। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उकठा डिजीज। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54। कौन सी प्रजाति सब्जी मटर की नहीं है? सब्जी मटर की इसमें से बताना है प्रजाति कौन सी नहीं है। अर्किल है, आज़ाद मटर 2 है, या पंत मटर 2 है, या अर्पणा है। तो यहाँ पर अर्पणा जो है एक प्रकार की दाल वाली वैरायटी है। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55। बरसीम का बीज दर बताना है प्रति हेक्टेयर कितना लगता है? बरसीम का सीड रेट बताना है प्रति हेक्टेयर कितना लगेगा? 18 से 22, 25 से 30, 30 से 35 या 45, 15 से 20। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बरसीम को जो सीड रेट है 1 हेक्टेयर के लिए वो 25 से 30 किलोग्राम। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 25 से 30 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 56 पर। क्वेश्चन नंबर 56 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है आलू के कंद बढ़ने के लिए किस इष्टतम तापमान की आवश्यकता होती है?
आलू के कंद को बढ़ने के लिए कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता पड़ती है, ये आपको बताना। 17 से 19, 14 से 16, 10 से 12, 22 से 25। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि 17 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें से नहीं बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। अगमारी रोग के लिए क्या मैनकोजेब 75 WP का प्रयोग करते हैं, ये एकदम राइट आंसर है। अगमारी रोग के लिए मैनकोजेब 75 WP का प्रयोग किया जाता है। फिर देखेंगे ब्लाइट ब्लिस्टर रोग के लिए रेडामिल 0.2% का छिड़काव किया जाता है, ये भी एकदम सही है। तो यहाँ पर पूछा नहीं, ठीक है। डाउनी मिल्ड्यू के लिए क्या जिनेब का प्रयोग किया जाता है, ये भी एकदम करेक्ट है। लेकिन रस्ट रोग के लिए एंडोसल्फान का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि एंडोसल्फान जो है एक प्रकार का कीटनाशी है। तो यहाँ पर गलत पूछा था, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है टेबेको कैटरपिलर का प्रकोप किस फसल में होता है। जूट में होता है, गन्ना में होता है, ल्यूशन में होता है, चुकंदर में होता है। टोबैको कैटरपिलर का प्रकोप जो होता है ये जूट की फसल में होता है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 59, कौन सा देश विश्व में फल और सब्जी उत्पादन में द्वितीय स्थान रखता है। फल और सब्जी दोनों उत्पादन में दूसरे स्थान पर बना हुआ है, वो है भारत। फर्स्ट रैंक पे है चीन, ठीक है। फल और सब्जी उत्पादन में पहले रैंक पे चीन है, दूसरे स्थान पे इंडिया है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 60, यूरोपियन प्रजाति की मधुमक्खियों की एक कॉलोनी में औसतन वार्षिक उत्पादन क्या है। यूरोपियन जो प्रजाति होती है मधुमक्खियाँ, एक कॉलोनी यानी एक छत्ते में औसतन वार्षिक उत्पादन शहद का कितना होता है, 14 किलोग्राम, 16 किलोग्राम, 10 किलोग्राम या 8 किलोग्राम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 10 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 61, 1 किलोग्राम टमाटर का बीज कितने टमाटर से मिलेगा। अगर 1 किलो टमाटर का बीज निकालना है तो कितने किलोग्राम टमाटर से हमें 1 किलो बीज का निकलेगा, ये आपको बताना है। 250 से 300 किलोग्राम, 300 से 350, 160 से 210 या 200 से लेके 250 किलोग्राम। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 160 से लेकर 210 किलोग्राम अगर टमाटर हम ले रहे हैं तो उससे 1 किलो बीज का निर्माण होगा। क्वेश्चन नंबर 62 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। इनार्चिंग विधि से किस फल का प्रवर्धन किया जाता है। आम अमरूद, आम अंगूर, अमरूद लीची या फालसा अमरूद। तो इनार्चिंग विधि का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो आम और अमरूद। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, कौन सी प्रजाति संकर नहीं पूछा है। संकर नहीं है मलिका, रत्ना, अर्का, पुनीत, दशहरी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, दशहरी जो है ये संकर नहीं है, बाकी अर्का, पुनीत, रत्ना और मलिका तीनों ही क्रॉस करके निकाली गई वैरायटियाँ हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये सब जितनी वैरायटियाँ हैं ये मैंगो की वैरायटियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, भारत की कुल आय का कितने प्रतिशत पशुओं से प्राप्त होता है। 20%, 25%, 15% या 10%। तो यहाँ पर 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन 10%। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65, एक सांड गर्भधान करने के लिए कितने समय में तैयार होता है। एक सांड गर्भधान कराने के लिए कितने समय में तैयार हो जाता है। 2 से 2.5 वर्ष, 3 से 3.5, 1.5 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 3 से 3.5 वर्ष का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, मानक के रूप में एक अंडे का वजन कितना ग्राम होता है। 70 ग्राम, 58 ग्राम, 68 ग्राम, 48 ग्राम। तो 58 ग्राम अंडे का भार होता है, एक अंडे का वेट। एक मानक निकाला गया 58 ग्राम का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67, शहर में पाली जाने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है। सिटी गोट के नाम से किस बकरी की जो प्रजाति है, नस्ल है, ये आपको बताना है। बीटल है, सूरती है, मारवाड़ी है या बारबरी है। तो यहाँ पर बारबरी जो है ये शहरों के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाए, सिटी गॉट के नाम से इसको जाना जाता है। और सबसे ज़्यादा दूध देने वाली कौन सी है, सानेन है, उसको दूधों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 68, मुर्गी कितने समय में अंडे देना प्रारंभ कर देती है। बताना मुर्गी कितने समय में अंडा देना प्रारंभ कर देती है। 15 सप्ताह, 20 सप्ताह, 18 सप्ताह या 16 सप्ताह। चारों ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए।
15 सप्ताह, 20 सप्ताह, 18 सप्ताह, 16 सप्ताह कितने समय में मुर्गी अंडा देना प्रारंभ कर देती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी 20 सप्ताह में। आज की वीडियो दोस्तों यही हमारी समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।